नमस्कार साथियों। आज से हम पेटेंट एक्ट 1970 प्रारंभ कर रहे हैं। किसी भी शास्त्र का जन्म कब हुआ ये जानना उतना ही आवश्यक है जितना उसका अर्थ जानना। बिना काल के विधि अधूरी रहती है। आज हम पेटेंट एक्ट 1970 की पहली धारा यानी सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट को समझेंगे। आपके स्क्रीन पर सेक्शन 1 आपको नज़र आ रहा है। यह धारा बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में यह पूरे कानून का गेटवे है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलता है कि इस कानून का नाम क्या है, यह कहाँ लागू होता है और कब से लागू हुआ। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में जो ये सब सेक्शन उपधारा 1 इसको हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पेटेंट एक्ट 1970। और इसका सरल सार तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कानून का नाम पेटेंट एक्ट 1970 होगा। कोई पूछ सकता है कि इसमें तो केवल नाम लिखा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पेटेंट एक्ट 1970, तो इसका महत्व क्या है। कानून का नाम केवल औपचारिकता नहीं होता, और जब संसद यह कहती है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पेटेंट एक्ट 1970, तो संसद यह घोषित करती है कि भारत में पेटेंट से संबंधित विधि कानून इसी नाम से जाना जाएगा, यानी न्यायालय, कंट्रोलर और एग्जामिनर सभी इसे इसी नाम से उद्धृत करेंगे। तो कानून की पहचान उसके नाम से होती है। किसी भी कानून का जो शॉर्ट टाइटल है, संक्षिप्त नाम है, इसलिए रखा जाता है ताकि लोग उसे आसानी से पहचान सकें और उसका रेफरेंस दे सकें। जब कोई आविष्कारक पेटेंट के लिए आवेदन करता है, या कोई पेटेंट एजेंट पेटेंट ड्राफ्टिंग करता है, या कोई कोर्ट किसी पेटेंट डिस्प्यूट को देखता है, तो सभी इसी नाम पेटेंट एक्ट 1970 का उपयोग करते हैं। साथियों, अब सेक्शन 1 की हम उपधारा 2 को, सब सेक्शन 2 को समझते हैं। इसमें लिखा है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह कानून पूरे भारत, होल ऑफ इंडिया, सभी प्रदेशों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू होता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि पेटेंट एक क्षेत्रीय अधिकार होता है, टेरिटोरियल राइट होता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी इन्वेंशन को इंडिया में पेटेंट ग्रांट हो जाता है, तो उसका जो राइट होगा वो केवल इंडिया की टेरिटरी के भीतर ही मान्य होगा, इंडिया की सीमा के भीतर ही वो मान्य होगा। यदि वही इन्वेंटर अपना इन्वेंशन यूएसए में, यूरोप में, या कहीं कि जापान में भी सुरक्षित करना चाहता है, तो उसे वहाँ के अलग अलग पेटेंट लॉज के अनुसार एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अब हम इसके अंतिम सबसेक्शन 3 पर आते हैं। ये इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लिखा है कि यह कानून उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्रीय सरकार ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके घोषित करेगी। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संसद ने भले ही कानून बना लिया हो, लेकिन वो वास्तव में लागू तो तब होगा जब सरकार उसकी प्रारंभ तिथि, कमेंसमेंट डेट घोषित करती है। तो पेटेंट एक्ट 1970 के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत सरकार ने, नीचे आप देखिए फुटनोट के अंदर ये जो डेट्स हैं जो मैं उद्धृत कर रहा हूँ यहाँ पर, उन्हें आप नीचे फुटनोट में देख सकते हैं। भारत सरकार ने 20 अप्रैल 1972 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका नंबर आप देख सकते हैं SO 300, 20 अप्रैल 1972। इस नोटिफिकेशन के द्वारा पेटेंट एक्ट 1970 के ज़्यादातर प्रावधान लागू कर दिए गए और भारत में नया पेटेंट लॉ लागू हो गया। इससे पहले भारत में कौन सा एक्ट था? इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911, ये लागू था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उस समय सरकार ने कुछ विशेष सेक्शंस को तुरंत लागू नहीं किया था। वो सेक्शन जो हैं इसमें लिखे हुए हैं, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, 13, 28, 68 और सेक्शन 125 से लेके 132 तक। इन सेक्शन को लागू करने के लिए सरकार ने बाद में एक और नोटिफिकेशन जारी किया, उसका नंबर SO 799, 10 मार्च 1978 को था। तो इस नोटिफिकेशन के अनुसार ये सभी प्रोविज़न 1 अप्रैल 1978 से लागू कर दिए गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेटेंट एक्ट 1970 का मुख्य भाग 1972 में लागू हो गया था, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल प्रोविज़न 1978 में लागू है। तो सरल शब्दों में समझे तो सरकार ने पेटेंट सिस्टम को एक ही दिन में
पूरी तरह से लागू नहीं किया। यही तो मतलब हुआ इसका कि उसे स्टेप बाय स्टेप क्रमशः लागू किया। क्यों किया? कि पेटेंट ऑफिस सिस्टम तैयार कर सके, एग्जामिनेशन का प्रोसेस व्यवस्थित हो सके, पेटेंट एजेंट्स का रेगुलेशन एस्टेब्लिश हो सके। तो सबसेक्शन 3 जो है इसमें एक्ट तो 1970 का है। अब ये कमेंस हो रहा है 1972 से, तो ये 2 साल का फ़र्क क्यों? तो कानून को लिख देना और उसे लागू कर देना, दोस्तों ये दोनों अलग बातें हैं। तो 1970 में संसद ने इसे पारित किया, पर 20 अप्रैल 1972 से इसे लागू किया गया। तो लागू किया गया, ये तो हो गया कमेंसमेंट। तो क्या इसका मतलब ये है कि 1970 से 1972 तक पुराना कानून चलता रहा? बिल्कुल ठीक बात है। उस समय तक भारत में 1911 वाला एक्ट प्रभावी था। जब तक नया एक्ट फोर्स में नहीं आया वही लागू रहा। तो ये जो 20 अप्रैल 1972 की तारीख है, ये अधिकारों का नया प्रारंभ हम कह सकते हैं। इस दिन से इन्वेंशन पर प्रॉपराइटरशिप, स्वामित्व का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो पूरी तरह से बदल गया। तो भारत में प्रोसेस पेटेंट्स की प्रधानता इस तारीख से आ गई। उससे पहले प्रोडक्ट पेटेंट्स, विशेषकर जो फार्मास्यूटिकल्स और फूड में सीमित कर दिए गए थे। तो ये देश की नीति थी और जनहित और स्वदेशी उद्योग को ध्यान में रखते हुए नीतिगत परिवर्तन हुआ। तो यदि कोई एप्लीकेशन 1969 में फाइल हुई हो और वो ग्रांट 1973 में हुई हो, तो कौन सा कानून लागू होगा? तो देखिए 1969 में फाइल हुई और 73 में ग्रांट हुई, तो बीच में ये एक्ट आ गया, नया एक्ट। तो ये एक ट्रांजिशनल इशू है। जो सामान्यतः सब्सटेंटिव राइट उस कानून से निर्धारित होते हैं जो कमेंसमेंट के समय में लागू होता है, पर कुछ परिस्थितियों में बाद में एक्ट में आखिरी में 1-2 धाराएं होती हैं, सेविंग क्लॉजेज होते हैं वहाँ पे, रिपील प्रोविज़न। जैसे आप यहाँ भी देखेंगे कि पेटेंट एक्ट में भी 1970 में जो लागू हुआ, तो इसकी धारा 160, 162 आपको यहाँ पर ये रिपील प्रोविज़न देखने को मिलेंगे। इसलिए केवल तारीख नहीं, हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। क्या ये कहना उचित होगा कि कानून की कमेंसमेंट जो है वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की वैचारिक घोषणा भी है? तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। मेरे लेक्चर में जो आपको अलग बात दिखेगी वो ये है कि मैं भारत की परंपराओं की दृष्टि से उस घोषणा के अंदर ये देखने का प्रयास करता हूँ कि हमारी सोच कहाँ जा रही है। 20 अप्रैल 1972 केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये घोषणा है कि भारत अपनी पेटेंट पॉलिसी स्वयं गढ़ेगा। यदि कोई ये कहे कि उसने 1971 में प्रोडक्ट पेटेंट ले लिया था, पर किसी मेडिसिन के ऊपर कोई प्रोडक्ट पेटेंट ले लिया, तो क्या वो 1972 के बाद भी वैलिड रहेगा? क्या वो वैध रहेगा? तो इसका जवाब ये होगा कि अगर ग्रांट पुराने एक्ट के तहत हुआ है तो वो वैलिड है, और कमेंसमेंट के बाद भी वो तब तक चलेगा जब तक उसकी टर्म समाप्त ना हो, जब तक रिपील उसे प्रभावित ना कर दे। इसलिए हर रिपील के साथ सेविंग क्लॉज को देखना पड़ता है। अब यदि कोई 20 अप्रैल 1972 की सुबह सुबह एप्लीकेशन फाइल करे और कोई 19 अप्रैल की शाम को, तो क्या उन दोनों के अधिकार अलग होंगे? तो बिल्कुल सही बात है, अधिकार अलग होंगे। क्यों? क्योंकि कानून में एक दिन में भी युग जैसा बदलाव आ सकता है, एक दिन में भी कालखंड बदल सकता है। यही कारण है कि कमेंसमेंट को स्पष्ट तौर पर लिख दिया जाता है। तो सेक्शन 1 पेटेंट एक्ट 1970 हमें क्या सिखाता है? कि समय भी विधि का तत्व है। और सबसे बड़ा तत्व क्या है? सबसे बड़ा तत्व है कि जो ज्ञान है वो मुक्त करता है और अधिकार बांधता है। अधिकार, राइट्स, ज्ञान, इन्वेंशन। इन्वेंशन आपकी है, आपने समाज को दे दी, आप मुक्त हो गए। लेकिन जब उसके ऊपर आपने पेटेंट ग्रांट करा ली तो आपका राइट बन गया। अब राइट है तो ये आपको बांधेगा, एक बंधन है राइट। कैसे है, उसको कैसे निभाना, ये एक्ट आपको आगे बताएगा। तो जब 20 अप्रैल 1972 को ये एक्ट लागू हुआ, तब ज्ञान का प्रवाह रुका नहीं, पर क्या हुआ? अधिकारों की रचना नई तरह से हुई। क्या न्यायालय ने कभी कमेंसमेंट को लेकर कभी कोई डिस्प्यूट देखा है? ये छोटी सी धारा है, विचार आ सकता है कि धारा लिखी है तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स भी हुए होंगे।
तो कई बार डिस्प्यूट्स हुए। न्यायालय ने हर बार ये कहा कि जब पार्लियामेंट स्पष्ट तारीख दे देगी तो वही निर्णायक रहेगा। कोर्ट उस तारीख से पहले अधिकार उत्पन्न नहीं मानते। तो साथियों, ये छोटी सी धारा यहीं पर समाप्त होती है और इसने हमें क्या सिखाया कि इस कानून का नाम क्या है, यह कहाँ लागू होता है और यह कब से लागू होता है। और ये जानकारी हर इन्वेंटर, पेटेंट एजेंट और रिसर्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें अंत में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कानून की धारा छोटी हो सकती है, पर उसके पीछे का जो कालखंड है वो बहुत बड़ा होता है। तो 20 अप्रैल 1972 केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि भारत की पेटेंट फिलॉसफी का उद्घोष है। धन्यवाद।